एक नीलामी घर में काफी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली थी, इसलिए बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे हुए थे। यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम साइरस था। वो काफी स्मार्ट था और एक बार फिर यहाँ अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। यहाँ हमें साइरस के टीम के बारे में बताया जाता है जिनमें सबसे टॉप पर वो खुद था, फिर की पायलट लड़के, एक का लॉक मास्टर जो हर तरह के मुश्किल लॉक्स को भी आसानी तोड़ सकता था, एक लड़की हैकर थी और लड़का था इंजीनियर। एक बड़ी उम्र का आदमी भी होता है जो इनकी चोरियों में मदद करता था। इस वक्त वो साइरस के साथ नीलामी घर में आया हुआ था। यहाँ हर जगह पर कैमरास भी लगाए हुए थे जिन पर पुलिस की नजर थी और सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम एबी होता है। काफी वक्त पहले वो साइरस से मिली थी, इनकी दोस्ती हो गई थी। फिर जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है तो एक मिशन पर इसने साइरस को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो क्योंकि काफी चालाक था इसलिए भाग गया था। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी कि जैसे साइरस चोरी करेगा ये उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। और अब नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया गया जिसकी एक के बाद एक बोले लगने लगती है, लेकिन आखिर में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। मगर ये चोर साइरस और उसके साथी जो पहले स्टार्ट में बैठे हुए थे ये उस पेंटिंग को किस्मत तक पहुँचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में उसी दाम 2 करोड़ में बेच भी लेते हैं। इसकी बात बारी आती है सबसे खास किस्म की चीज की जिसका नाम NFT था। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। इस क्रिएशन NFT में तकरीबन 200 कैमरास लगे हुए थे जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी वीडियो एडिट करके देते थे। अब इसके नीलामी शुरू हुई, 1 से 2 से 2.5 करोड़ हुए ही थी। तब यहाँ हैकर अपना काम करते हैं, वो एक बटन दबाकर लिफ्ट कहते हैं। ऐसा होते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो गई, धमाके होने लगी तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जहाँ अमीर लोग भागने का सोच रही थी तो यहाँ साइरस अपना काम करता है। जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी वो कुछ साइरस ने लगाई थी, इसलिए वो अब NFT की क्रिएटर के पास आया। कहेगी आप मेरे ठिकाने पर ही आ जाओ, NFT भी वही ले ली जाएगी और पैसे भी हम वही दे देंगे। अब ये सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही। फिर साइरस और उसकी टीम जो यहाँ से भाग रही थी उनके पीछे पीछे एबी और उसकी टीम पड़ जाती है। वो खास किस्म की कश्ती स्पीड बोर्ड में बैठ जाते हैं और इसको चकमा देकर समंदर के बीच में आ गई। इन्होंने बैरियर्स खड़े कर दिए जिससे पुलिस पीछे अटक गई और ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये लोग अपने ठिकाने और शिप पे पहुँचे जाएगी। NFT की लेन देन की बात वो पायदी करती है। एबी जो अभी भी छानबीन कर रही थी वो नीलामी में आए लोगों की वीडियो बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथी हेल्पर पर थी जो अभी भी वही था, इसलिए ये लोग उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चला कि इन चोरों ने जब NFT को चोरी किया तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ती गई, 3 से 4, 4 से 5, फिर 8 करोड़ हो गई। उसे एक्टिवेट चलाने के लिए इन्हें असली माने की जरूरत थी, इसलिए ये उसके लीडर को भी उठा लाए थे। साइरस उससे बात करता है, कहने लगा कि तुम्हारा NFT मार्केट में 2.5 करोड़ का बिकला था वो अब चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ का बिकेगा। तुम्हें लगता है हमने तुम्हें ऐसे बाकिया नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर आधा मुनाफा तुम्हें भी देंगे, इससे तुम्हारा हमारा दोनों का फायदा होगा। तो टेंशन ना लो, जम की पार्टी करो। साइरस की टीम का हेल्पर एबी के सामने बैठा हुआ था और सभी सवालों की उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। एबी कहते कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता दो। तब हेल्पर कहते हैं कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उन्हें पकड़ना है तो मेरे साथ वहाँ जाना होगा। इसलिए अब एबी अपने साथियों के साथ लंदन की पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से हुई जो उसे बताता है कि मुझे खुफिया तरीके से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया जिसका नाम लार्स है उसने हाल ही में मार्केट के शेयर्स के साथ हेराफेरी की है, जिससे कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट या चीजों की कीमतों की उलट पुलट नहीं बल्कि एम का पानी पूरे शहर में फैला दिया, जिससे वहाँ बाढ़ आ गई, लोगों की जाने चली गई। तो इस वजह से मार्केट के साथ ये सब हो पाया और अब लार्स बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है जिसमें लार्स के साथ एक और काफी बड़ी माफिया भी शामिल है और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम दे देंगे। लार्स उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा, वो पैसे नहीं सोना होगा, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन। और अब उनके इस दिल को तोड़ने और पेमेंट खुटवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऑफिसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह ही सोचकर चोरों को पकड़ सके। जाहिर है इस काम के लिए हमें किसी मास्टरमाइंड चोर की जरूरत है और वो कौन है तुम अच्छे से जानते हो, साइरस। इस पर एबी फौरन बोली, नो सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं साइरस के पास जाकर उसे मदद मांगो और वो भी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है। तब ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके उसे मनाना होगा ताकि हम लार्स को रोक सके। इस पर अभी मान दे। फौरन पहुंच जाती है साइरस के पास। या दोनों एक दूसरे को एक दोस्त नहीं रखते हैं कि तुमने धोखा दिया
तुमने दिया। पर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसकी आने की वजह पूछता है। इस पर एबी कहती है तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी हो, और उसे वो सारी बातें बता देती है जो एबी को ऑफिसर ने बताई। कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा। इसके बाद साइरस की सारी बात अपने साथियों को भी बताता है। उसके साथी चौंक तो गई, पर साइरस कहता है कि समझ सकता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब रहे तो पूरा शहर बाढ़ में जाने की वजह से बर्बाद हो जाएगा, मासूम लोग मर जाएंगे। और अब बारी बारी सारे लोग पता लगवाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर नार्स और वो माफिया ये प्लान अंजाम कैसे देंगे। पता चला कि वो सारा सोना सबसे पहले नार्स के अड्डे से निकलेगा, फिर ट्रक्स के जरिए वहाँ से ले जाया जाएगा, जिसके बाद वो प्लेन के जरिए उसकी मंजिल तक भेजा जाएगा। इसलिए अब यहाँ साइरस और उसकी टीम अपने अपने कामों में लग जाती है कि वो कैसे अपना मिशन अंजाम देंगे। यहाँ सबसे पहले हैकर बताती है कि अगर हम बिल्कुल वैसे बिक्री वाला प्लान बना ले तो चोरी करना आसान हो जाएगा। और सवाल ये था कि वैसा प्लेन आएगा कहाँ से। इस पर साइरस कहता है कि मैंने नामिक में एक अमीर लड़के से मिला था जो प्लेन्स के लेन देन का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, इसे हम खुद तब्दील करके वैसा बना सकते हैं। तो हो सकता है वो हमें उस प्लेन को दे दे। इसलिए अब ये सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास पहुँच जाते जो इन्हें वो आलिशान प्लेन दिखाता है। ये काफी खूबसूरत भी था, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि इसमें कई सारे एलईडी ग्लास लगे हुए थे, साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी था। इसलिए डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है, लेकिन एबी उसे ये बता देती है कि मैं पुलिस वाली हूँ, इस तरह की प्लेन्स रखना वैसे भी गैर कानूनी है, और अगर तुमने ये हमें ना दिया तो जेल की हवा खाओगे। जिस पर आखिर वो मान ही जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था, तो अगला सबसे बड़ा मसला ये था कि रडार पर हेरा फेरी कैसे की जाए, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा PSI जो इस तरह की सिग्नल्स बनाएगा जिससे हालांकि हवा में 2 ही प्लेन्स उड़ रहे होंगे, मगर वो सिग्नल सिर्फ एक ही प्लेन दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला था, मतलब जब इन दोनों प्लेन्स को एरोस्पेस ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ वक्त के लिए रडार पर ही दोनों ही प्लेन्स नजर आएंगे जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देख लेंगे। इसलिए इन्हें वहाँ अपने किसी खास आदमी को बिठाना था। जिस पर एबी कहते हैं कि एयरपोर्ट पर मैं एक ऑफिसर को जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठा होता है, तो हमारा काम वो कर देगा। इसलिए ये अब उस ऑफिसर से जा मिले जो वेंचर पर था। इन्होंने अपनी बात रखी, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है कि सॉरी मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि इसमें चोरी शामिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर साइरस कहता है कि मैं इस काम की बदले तुम्हें 10 लाख दूंगा, जिसके लिए वो ऑफिसर मान गया। तो ये सारी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है और इस प्लेन को ये लोग बदलने में लग जाते हैं, मतलब कि रंग वगैरह करते हैं ताकि दूसरे प्लेन की तरह लगने लगे। जिसके बाद PSI की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेरा फेरी करे, पर उसका साइज बड़ा लग रहा था और वो किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रही थी। इसलिए एबी हैकर को कहती है कि ऐसा करो, इस PSI मशीन के छोटे छोटे कई सारे हिस्से बना दो जो हर एक मेंबर को दे दिया जाएगा, इस तरह काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हैकर मान दे और काफी मेहनत करने के बाद वो PSI मशीन की अलग अलग हिस्से बना देते हैं। जिसके बाद आखिरकार इनका फाइनल दिन आ जाता है जहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास की ली थी तो आधे इकोनॉमी की, ताकि ये पूरे प्लेन में फैल जाए। पता चला कि नास की 2 होंगे बिजनेस में तो 3 इकोनॉमी क्लास में, जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। जिसके बाद ये पूरे गेम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हैकर ने सभी कैमरास को हैक कर लिया था ताकि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की PSI मशीन बाथरूम में जाकर लगा भी दी। इनका एक साथी डर गया था इसलिए वो साथ नहीं आया था। अब उसके हिस्से का काम एबी करने का सोचते हैं। वो अपने बिजनेस क्लास की बाथरूम में जाकर उससे PSI मशीन को वहाँ लगाने रखती है, पर तभी इन झटका लगने की वजह से वो मशीन छोड़कर नीचे गिर गई, टूट जाती है। उसके कई सारे टुकड़े हो गए, जिससे एबी काफी परेशान हो गई क्योंकि कैसे भी करके दोबारा जोड़कर ये मशीन यहाँ लगानी ही थी। मगर अब बंदे भी वॉशरूम में आना चाहते थे और अगर उन्होंने ये देख लिया तो इनका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक वक्त पर साइरस आ गया और अभी दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहाँ लगा ही देते हैं, जबकि पायलट अपनी जहानत से अपने वाले प्लेन को उड़ाकर उस बड़े बड़े प्लेन के नीचे ले आती है। साथ ही PSI के एक्टिवेट होने का इंतजार करने लगती है ताकि दोनों प्लेन्स की रडार का एक ही सिग्नल जाए। इसलिए अभी हेडक्वार्टर की रडार में 2 ही प्लेन्स के सिग्नल्स आ रहे थे, जो देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है कि हमें इस बारे में ऊपर खबर कर देनी चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर यानी एबी का साथी जवाब देता है कि मामूली से खराबी होगी, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसे अपने बातों में उजारे लगा। जिस बीच PSI की एक्टिवेट होते पायलट अपने वाले प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर लेती है। ऐसा होती सिग्नल मिलने लगे जिससे अब रडार को बस एक ही प्लेन नजर आने लगता है। तब ऑफिसर अपने साथी को कहता है देखो मैंने कहा था ना ये खराबी है, लोग ठीक भी हो गए।
अब उधर लॉक मास्टर नीचे वाले एरिया में पहुंचता है जहाँ सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई थी। वो अपनी हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगाकर उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बीच गुंडों को शक हुआ, इसलिए वो अपने सोने तक पहुँचने की कोशिश करने लगते हैं। इस बात की खबर जैसे सारस को भी, वो उन्हें रोकने में लग जाता है, जिससे उन सब चोरों की लार्ड्स की गुंडों से लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। चलते हुए प्लेन में ये लोग लड़ रहे थे। अब झटके लगने की वजह से पायलट को लगता है जैसे प्लेन में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। तब एबी का साथी ऑफिसर से कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको पास ही के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। अब उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर ये जगह प्लेन को लैंड करने के लिए छोटी थी, इस वजह से उसे हैना भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जैसे तैसे प्लेन को उस छोटी सी हवाई अड्डे पर उतार ही लेता है। इसलिए अब साइरस की पायलट साथी भी प्लेन को वहाँ लैंड करवा लेते हैं। पर इस बात का लार्स को भी पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। जहाँ उसे लैंड करवाना था वहाँ होने की बजाय कहीं और करवा दिया गया है। इसलिए लार्स अपने साथियों को कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुझ तक पहुँचने से रोका है उन्हें खत्म कर दो या फिर मेरे पास लेकर आओ। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टाइम के अंदर लॉक तोड़कर सोना नहीं चला पाया। अब ये सोना गुंडों और इनके हेड माफिया नास के हाथ लग जाएगा और ये अपने खतरनाक बेन कर लेंगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गुंडों के साथ सोने समेत ये लार्स के पास जाने लगते हैं। इन्हें प्लेन के जरिए इनकी पायलट के लिए जा रही और लार्स के पास वो माफिया भी आ जाती है। वो चाहती थी कि देर होते जल्द से जल्द शहर में बाढ़ आ जाए ताकि मार्केट की शेयर्स ऊपर नीचे होने से दोनों को ही फायदा हो। लेकिन उस माफिया को भी पता चल गया था कि जिस प्लेन के जरिए इनका सोना आ रहा था वो हाईजैक हो गया है। पर लार्स उसे समझाता है कि मेरे गुंडों ने सूरत-ए-हाल को अपने कंट्रोल में कर लिया है, मान आपको मिल जाएगा, बस डील को कैसे भी करके आज की आज ही फाइनल करना। उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी जिस वजह से पीसीआई की सारे हिस्से बर्बाद हो गए। ऐसा होने से अब हेडक्वार्टर के रडार में दोनों प्लेन्स दिखने लगते हैं। तब प्लेन को ट्रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेज देते हैं हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ साइरस और पायलट अपना दिमाग लगाते हैं, वो प्लेन को उल्टा करके देख देते हैं कि इसमें लोग हैं, इसलिए हमला ना किया जाए। इसलिए फिलहाल वो फाइटर जेट्स उन पर हमला नहीं करते बल्कि पीछे करने लगते हैं ताकि जब ये प्लेन लैंड हो तो पुलिस वहाँ जाकर सारी सूरत-ए-हाल को हैंडल कर ले। जिसके बाद अब ये प्लेन लैंड होता है लार्स की महल के ग्राउंड में, जो उसके आलीशान से घर को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिक्योरिटी दीवार को तोड़ता हुआ प्लेन अंदर जाने लगा। ऐसा होते ही सारा का सारा सोना भी निकल कर बाहर गिर जाता है। ये देखकर माफिया लार्स को कहती है कि अब तुम्हें सारा सोना भी ले लूंगी, साथ ही हमारी डे भी कैंसिल। जो कहकर वो यहाँ से जाने लगे। पर लार्स जिसे गुस्सा आ गया था वो उसे शॉर्ट करके मार देता है। अब तभी यहाँ वो पुलिस भी आ गई जो इनका पीछा कर रही थी। वो चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस जैसे लार्स को पकड़ने लगी वो कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये चोर यहाँ आए थे उस माफिया औरत के साथ डील करने के लिए। असली गुनहगार माफिया ये है, इन्होंने उस माफिया औरत को मारा है तो आप इन्हें पकड़ कर ले जाए। पर यहाँ साइरस अपना दिमाग लगाता है। वो प्लेन दी एलईडी ग्लास और एनएफटी क्रिएशन की रिकॉर्डिंग से पुलिस को ये दिखा देता है कि असली गुनहगार लार्स माफिया ही है। इसने ही औरत माफिया से सोने की डील की थी और शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग थी, इसलिए लार्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का ऑफिसर भी शामिल था जिनका मकसद ही इस डील को रोकना था। इसमें कामयाब होने की वजह से वो सारा सौदा पुलिस अपने साथ ले जाती। एबी साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पता चला कि एबी जो बच्ची थी तो उसे एक पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी जो अब साइरस उसे गिफ्ट करने का सोचता है ताकि एबी उससे मुतासिर हो जाए और ये लोग फिर से एक हो जाए। जिसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात सामने आती है। असल में लॉक मास्टर ने सारा सोना वहाँ से निकाल लिया था। वहाँ असली सोने की बजाय नकली सोना रख दिया था और इस तरह करके दिखाया जिससे वो तिजोरी तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। यानी कि जो सोना पुलिस के हाथ लगा था वो सिर्फ सोने जैसे दिखने वाली लोहे की ईंटें थी, जबकि असली सोना तो उसी वक्त आसमान से गायब कर दिया गया था और ये लोग उसे अपने ठिकाने पर भिजवा चुके थे। यानी ये चोर एक बार फिर अपने मास्टरमाइंड की वजह से इतनी बड़ी चोरी अंजाम देने में कामयाब रहे थे।